देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। बरेका से मंदिर तक 14 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। पीएम के रूट पर 5 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, जहां 5 जगह स्वागत करेंगे मंत्री और विधायक। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम करेंगे रुद्राभिषेक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। काशी में ये उनका अब तक का सबसे लंबा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री BLW से रोड शो की शुरुआत कर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। वहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर काशी के प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े, शंखनाद और गुलाब की वर्षा के साथ उनका स्वागत करेंगे। भाजपा के मंत्री और विधायक 5 स्थानों पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो देखिए, काशी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दौरे के दूसरे दिन भव्य तैयारियां की गई हैं, जहां बरेका से मंदिर तक 14 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का और पीएम के रूट में 5 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। मंत्री विधायक वहां पर एकजुट होंगे, स्वागत करते हुए नजर आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी और वहां पर अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। तो पीएम रूट पर 5 जगह उनका स्वागत करेंगे मंत्री और विधायक। तो बड़ी तैयारियां इसकी की गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी अभिषेक करते हुए भी नजर आएंगे, दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। उसकी भी तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले बरेका से मंदिर तक 14 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा। और देखिए, काशीवासी जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर प्यार लुटाते हैं, आज वो दृश्य भी देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं काशीवासियों के बीच, जहां कल भी बड़ी सौगात उन्होंने दी है काशीवासियों को। और आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। रोड शो भी उनका रहेगा और स्वागत के लिए देखिए किस तरीके से तैयारी वहां पर की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे मोदी। बरेका से मंदिर तक 14 किलोमीटर लंबा रोड शो। रूट पर 5 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, तो 5 जगह स्वागत करेंगे मंत्री और विधायक। और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, काशीवासियों को कल भी सौगात मिली और आज क्योंकि दूसरे दिन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, क्या कुछ आज भव्य देखने को मिलेगा? वाराणसी में है, ऐसे में वाराणसी वासी जो उनको अत्यधिक प्रेम करते हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरीके के विकास कार्य वाराणसी में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से देखिए आप, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया, काशी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए तमाम तरीके की कवायद है। मंडी का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि जो आवागमन यातायात की जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जा सके। देखिए, पहले वाराणसी की जो हालत थी, वहां पर जाम बहुत लगता था। कहते थे कि वाराणसी के अगर जाम में फंस गए तो कब सुबह से शाम हो जाएगी पता ही नहीं चलता। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले 2 कार्यकाल से विकास कार्य करा रहे हैं, लगातार काशी का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। आज वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर वो रुद्राभिषेक करेंगे। वैसे में बरेठा से और काशी विश्वनाथ मंदिर तक 14 किलोमीटर जो लंबा मार्ग है, वहां 5 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें जो काशी में बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम तरीके के लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार रहेंगे। जगह जगह प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो प्रधानमंत्री रोड शो का कार्यक्रम है, उस रास्ते पर फिलहाल आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। उन जगहों पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग हैं वो वहां पहले से ही मौजूद है, और जिनको एंट्री है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं जिनको एंट्री है, वो अपने एंट्री पास के साथ में वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ दूर पैदल भी चलेंगे। इसकी सूचना है कि वो पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, यानी कि जब मंदिर के पास पहुंचेंगे तो पैदल चलते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, और जहां पर वो रुद्राभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद उनको ये हरदोई निकलना है और
और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 दिवसीय जिस तरीके के इस दौरे पर प्रधानमंत्री थे, लगातार उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की समीक्षा करी, वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करी और तमाम तरीके की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया। तो वहीं कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, बड़ी तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के स्वागत की भी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। सबसे लंबे 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। करीब 37,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। मेरठ से लेकर प्रयागराज को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे को 29 अप्रैल यानी कि आज हरदोई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार इस परियोजना को एक्सप्रेसवे से औद्योगिक गलियारा मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। और देखिए, करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल है। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 प्रमुख पैकेज में विभाजित कर तेजी से पूरा कराया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कनेक्टिविटी के साथ ही स्थानीय उत्पादों की देश विदेश के बाजारों तक पहुंच तेज होगी। साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से नए इंडस्ट्रियल कलेक्टर्स विकसित करने में भी मदद मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से बड़ी तैयारी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित करने में मदद और एक बड़ी सौगात गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए। तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार का पिटारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लगातार हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पुनीत, जरा बताइए क्या कुछ खूबियां गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, किस तरीके से आने वाले समय में मील का पत्थर ये साबित होगी, विकास को किस तरीके से नए पंख? देख, सीधे तौर पर 37,000 करोड़ की लागत से बने 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को पश्चिम से जोड़ने का काम करेगा। अब सबसे बड़ी जो सुविधा है वो पश्चिम के लोगों के लिए है, क्योंकि पश्चिम का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ऐसे में लोगों को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि प्रयागराज पहुंचना होती तो एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। लखनऊ होकर के या कानपुर होकर के वो जाते थे और ऐसे में 12 से 14 केवल उनको अपने ही प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में लगते थे। अब ऐसे में 594 मीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में दावा किया जा रहा है कि 6 घंटे में ये दूरी पूरी हो जाएगी। आज मलवा कट के पास में प्रधानमंत्री 11:20 पर इसी एक्सप्रेसवे पर बने हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद लोकार्पण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगभग 5,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें एसपीजी कमांडो के अलावा 8 एएसपी रैंक के, 16 सीओ रैंक के और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल, तमाम मंत्रीगण और कई से जितेंद्र प्रसाद व अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 594 किलोमीटर इस लंबे एक्सप्रेसवे का 100 किलोमीटर लगभग हरदोई जिले से ही होकर के गुजरेगा। है कि हरदोई में ये प्रोग्राम रखा गया है। मल्लावा कट के पास जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है हरदोई में आता है। 12 जिले से प्रभावित हो रहे हैं, मेरठ, संभल, अमरोहा, हरदोई, शाहजहांपुर और ऐसे में प्रतापगढ़, प्रयागराज तक के आप 12 जिले देखेंगे जो इससे इफेक्टिव होंगे, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, यातायात के साधन बढ़ेंगे और ये जो छोटे जिले हैं इनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई बयार भी आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सीधे तौर पर विकास को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से औद्योगिक घरानों को देश और विदेश में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सबसे जरूरी है एक बड़ा रोड मैप तैयार करना, ताकि कम समय ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करी जा सके और जो बड़े मालवाहक वाहन है वो आसानी से आ जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे है, तमाम तरीके के उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हैं और उत्तर प्रदेश के जो अब वो एक्सप्रेसवे की धरती है, अब इससे छोटे जिले भी अछूते नहीं रहे। हरदोई, शाहजहां, बदायूं, अमरोहा, संभल, मेरठ ऐसे जिले हैं जहां पर अब औद्योगिक घराने लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि जहां पर हाईवे होता है वो पहली पसंद होती है औद्योगिक घरानों की, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने
बहुत सोच समझ के इस रोड मैप को तैयार किया था। इसे 4 सेक्टर में बांटा गया था। आज ये पूरा हुआ है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यूपी वासियों के लिए और 2027 के चुनाव के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर भी है जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से गेम चेंजर ये साबित होता है, ये देखना होगा। और क्योंकि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक, और किस तरीके से सुरक्षा की गारंटी इसमें सुनिश्चित की गई है, और क्योंकि हम लोग देखते हैं जिस तरीके से नए नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं और कितनी सुविधाएं इसमें रखी जा रही हैं पुनीत। देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे आपको पॉइंट टू पॉइंट टोल प्लाजा के साथ में जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, एम्बुलेंस पर्याप्त तैनात रहेगी। कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां डायल 112 हमेशा मौजूद रहे, टोल फ्री नंबर रहेगा ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना होने पर रिकवरी टाइम यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट वक्त लगेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल जब ये शुरू होगा तो सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से कई विकास कार्य किए जाएंगे। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार इस पर प्लान कर रहा है। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार हुआ है, इस पर आवागमन जब शुरू हो जाएगा तो जाहिर तौर पर किसी भी तरीके का, अगर किसी का वाहन खराब होता है, किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो कम टाइम में वहां पर पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करना, ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना, उसके लिए चाहे एम्बुलेंस हो चाहे फायर की गाड़ियां हो, समय समय पर मौजूद रहेंगी। पिकेट पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि आगरा एक्सप्रेस वे पर है, तमाम जगह पर फूड प्लाजा का भी प्लान है। हालांकि अभी फूड प्लाजा शुरू नहीं किए गए, इस बात की सूचना है, लेकिन भविष्य में फूड प्लाजा भी शुरू करे जाएंगे। यानी कि आप अगर इतने लंबे सफर के दौरान आपको पानी पीना है, रुकना है, थोड़ा सा स्टे करना है, तो जैसे आगरा एक्सप्रेसवे में आप देखते हैं कि एक कट नीचे की ओर जाता है और फूड प्लाजा रहता है, पेट्रोल पंप रहता है, तमाम तरीके की सुविधाएं रहती है, वैसा ही आपको गंगा एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिलेगा। लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था रहेगी और जिस तरीके से और सुरक्षा की भी गारंटी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा से अब खबर, जहां वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा हुआ है। वाटर पार्क में युवक की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। स्विमिंग के दौरान तबीयत बिगड़ी, 21 साल के युवक की डूबने से मौत हुई है। तो परिजनों ने पार्क प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नोएडा में वाटर पार्क में स्विमिंग के लिए आए 21 साल के लड़के की मौत हो गई। वाटर पार्क में स्विमिंग करते उसकी तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वाटर पार्क में वेव आने के दौरान तबीयत खराब हुई। युवक ग्रेटर नोएडा से परिवार के साथ वाटर पार्क आया था। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह वाटर पार्क में नहाने के लिए आया था, लेकिन अब क्योंकि परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्या खुलासा होता है ये देखना होगा। अपडेट लेते हैं, रमेश परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, GIP के ये जो वाव है वहां पर ये हादसा हुआ है, किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या अब तक लापरवाही उजागर हुई है? क्योंकि परिजन लगातार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर जो कि GIP के GIP मॉल के पीछे सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में ये पड़ता है। और यहाँ पे कल एक युवक अपने परिवार के साथ नहाने आया था, स्विमिंग करने आया था। इस दौरान स्विमिंग के दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से और उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब सवाल उठते हैं वाटर पार्क के मैनेजमेंट पे, और कि वाटर पार्क में अगर कोई इस तरीके से नहाने आ रहा है, कोई भी नहाने आते हैं और कई परिवार आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, तो क्या वहाँ पे उनके इलाज के लिए कोई सुविधा है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद जब ये हादसा हुआ, इस छात्र की मौत हुई, कुल उसकी उम्र 21 साल थी, और जब इसकी मौत हुई ग्रेटर नोएडा से नहाने आया तो इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और मामले को के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें अम्यूजमेंट पार्क की, वाटर पार्क नोएडा में कई जगह और भी है वाटर पार्क, लेकिन वाटर पार्क की सुरक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई है, क्या वो लोग अपनी गाइडलाइंस को पूरा करते हैं, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नॉर्म्स है और जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया है, जो खेल विभाग है उसकी ओर से कहा गया है कि जहाँ पे भी वाटर पार्क है या कोई स्विमिंग पूल है वहाँ पे 24 घंटे एक डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे नॉर्म्स है वो नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। अगर नॉर्म्स पूरे नहीं है तो हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि कल हमने देखा कि नोएडा में जब ये स्विमिंग पूल में ये छात्र डूबा तो उसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। तो ये मौत एक महज हादसा था
या फिर यूं कहें कि एक लापरवाही थी, तो ये दोनों चीजें निकल कर सामने आती है। और कहीं ना कहीं वाटर पार्क प्रशासन की भी लापरवाही रही, और ये छात्र के संग एक हादसा भी हुआ, क्योंकि तबीयत खराब हो जाना, अचानक से तबीयत खराब होती है, अगर वहां पे आपको इमिडिएटली कोई इलाज मिल जाए, मौके पे अगर आपको इलाज मिल जाता है, तो शायद आपकी जान बच सकती है। लेकिन इस केस में हमने बिल्कुल, देखा कि देखिए जो एडी में सोचने की जरूरत है अगर आप वाटर पार्क संचालित करते हैं तो। ठीक, हमेशा आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ेंगे आगे। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक स्थित उद्योग केंद्र 2 में स्थित जेबीजे टेक्नोलॉजी लिमिटेड का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जिला मजिस्ट्रेट मोबाइल घटकों की निर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा की और उत्पादन गुणवत्ता मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं का विस्तृत जायजा लिया। सीट बेल्ट के उत्पादन में लगे श्रमिकों की सराहना करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा में सीट बेल्ट के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया और कहा कि इनसे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने उत्पादन गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। अपडेट देते हैं, रमेश परिहार हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। रमेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिला मजिस्ट्रेट ने जिस तरीके से वहां पर निरीक्षण किया है, क्या कुछ बारीकियों को परखा है, क्या आगे बदलाव होने की संभावना? और नोएडा की जो जिलाधिकारी हैं मेधा रूपम, उनके द्वारा औद्योगिक सेक्टरों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। औद्योगिक सेक्टर में होने वाली गतिविधियां जो श्रमिकों के हित के लिए उनको देखा रहा है, उसी कड़ी में कल ग्रेटर नोएडा में और लगातार नोएडा की जो डीएम है भ्रमण करा, और वहां पे जेवीएम कंपनी के अंदर जब वो गई, उन्होंने वहां निरीक्षण करा और साथ ही साथ श्रमिकों से मुलाकात करी। श्रमिकों से पूछा कि आपकी जो भी समस्या है वो आप हमसे कहें, और वार्ता के आपको औद्योगिक में आपकी उन प्रॉब्लम से हम आपको बचाएंगे। वहीं अगर बात करें तो नोएडा की जब डीएम मौके पे पहुंची, वहाँ कंपनी में उन्होंने देखा और सबसे पहले जो श्रमिक है उनसे मुलाकात करी और उनसे जाना कि जो हेल्थ मेगा कैंप लगे हैं और प्रशासन की ओर से सभी जो कंपनियां उनमें हेल्थ मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं। कल भी इस कड़ी में हेल्थ मेगा कैंप लगाए गए थे। क्या उस हेल्थ मेगा कैंप में श्रमिकों की सही से इलाज मिलने के लिए और उनको गाइडेंस मिली? क्या डॉक्टरों का बच्चा था श्रमिकों को लेकर? तो अब यूं कह के जिला प्रशासन लगातार श्रमिकों के लिए बहुत अपने जो विचार है वो रख रहा है, और साथ ही साथ उनके भविष्य के लिए और ज्यादा उम्मीदें करी जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। 13 बिल्कुल, देखिए कहीं नहीं आने वाले समय में किस तरीके से श्रमिकों को और ज्यादा सुरक्षा और उनके लाभ में ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम समझा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, क्षण से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।